कि तुम रोई है सब कछु, तुम रोई है सब कछु, न होन दे ढका। तुम रोई है सब कछु, न होन दे ढका। ऐसे का काम के ककयाऊं ते कका। तुम रोई है सब कछु, न होन दे ढका। ऐसे का काम के ककयाऊं ते कका। नमस्कार, बंजारा वीड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं दतिया के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राज गोस्वामी से। नमस्कार गोस्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते सर। गोस्वामी जी, चूंकि आप दतिया माँ पीताम्बरा की नगरी के वासी हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना परिचय। मुझे डॉक्टर राज गोस्वामी कहते हैं जी। और मैंने करीब 30-40 साल से लिख रहा हूँ और लिखने में मेरा जो विधा रही है वो हास्य व्यंग और बुंदेली है। अच्छा। और बुंदेली के अलावा बाल साहित्य भी लिखा है, कुछ हाइकू भी लिखे हैं। हाइकू में हमने श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी में पूरा जापानी पैटर्न पर पूरी गीता का अनुवाद 17 पंक्तियों में किया है, जिसकी चर्चा भारत में और जापान में रही है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं पहले कि आपकी टोटल अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? हमारी अभी तक 20 पुस्तकें छप गई हैं। एक जो 20वीं आ रही है वो प्रेस में है और एक 2-4-8 दिन में आ जाएगी। वो किस पर संदर्भित है? वो नवगीत पर पूरा है और नवगीत संकलन है, उसमें नवगीत शतक है, 100 नवगीत हैं। अच्छा। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी जो भी मुख्य पुस्तकें हैं उनको दिखाइए आप। जी हाँ, अभी तक जो हमारी 20 किताबें छपी हैं उनमें से 19 मेरे सामने उपस्थित हैं जी। और मैं उपलब्ध हैं जो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए ये हमारी बाल साहित्य में ही बहुत कुछ लिखा है जी। तो बाल साहित्य में राम कथा चलती रहेगी। अच्छा। ये रचना है जी। एक बाल कविताओं की एक किताब है जी। चंदा मामा पास के। अच्छा। इस पे एक वो भी लोरी भी है, चंदा। हाँ, वो भी लोरी है जी। और मैंने अपने ढंग से बाल साहित्य की बाल कविता लिखी है। चंद्रयान से जाएंगे। अच्छा जी, बच्चों से ये भी बच्चों की है। अच्छा। बाल कहानियों की भी मैंने किताब लिखी है। अच्छा। ढोंगी पंडित के नाम से। अच्छा। इसमें 14-15 बाल कहानियां हैं जी। और बाल हाइकू सत्सई, हाइकू जो सबसे छोटी विधा जो मैंने आपको बताई जी। जो 5-7-5 में पूरे हाइकू लिखे जाते हैं जी। तो ये बाल हाइकू एक बाल सत्सई है पूरी। अच्छा। 700 हाइकू इसमें समाहित है। अच्छा। उसके बाद बुंदेली भी बहुत कुछ लिखा है जी। उसमें मोह ढाके फरिया में ये जो पुस्तक है इस पर साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश से। मोह ढाके फरिया यानी घूंघट में। अच्छा। आप सही बोले जी। तो इस पर एक पूरी बुंदेली गीत है। अच्छा। श्रृंगारिक गीत हैं। अच्छा। हास्य गीत हैं जी। और बहुत सारे काम मैंने किया है। 6 बार ककई से ये किताब लिखी है बुंदेली की। हाँ, ये दिखाएं हमारे दर्शकों को। धना बैठी अटापे जैसे 6 बार ककई से, कहता डरी चटई खो चाटे सो रोटी खाए तुरई से। अच्छा। और बहुत दिनन से हती न दतिया सो कालई आई रही से। अच्छा। इस तरह की 280 चौकड़ियां इसमें है। अच्छा। जो हास्य की भी हैं और बहुत अच्छा अपने बुंदेलखंड का परिचय भी देती हैं जी। इसके अलावा मैंने बहुत कुछ लिखा है। मैंने अनुवाद किया है जी। एक तो अनुवाद मैंने गीता हाइकू का किया जी। और बहुत कुछ गीता हाइकू के बारे में लिखा है जी। एक मैंने 2 देशों की दूरी, भाषाई दूरी जो है जी। वो कैसे कम हो जी। तो मैंने तेलुगु और अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद यहाँ एक दतिया में पुस्तक दिखाइए। जी। वो वीनस और मैं दतिया के पुलिस अधीक्षक थे 1992 में जी। डी मारिया कुमार साहब जी। ये उनकी मूल तेलुगु की है अनुवाद किया है। मैंने तेलुगु भी उन्हीं से सीखी है जी। और उन्हीं की कविताओं का कुछ अनुवाद भी किया जी।
उसमें अंग्रेजी और हिंदी, और इसमें दैनिक जागरण जो झांसी से प्रकाशित होता है उसमें रविवारी और मंगलवार के जो परिशिष्ट निकलते थे साहित्य के, उसमें बहुत सारी कविताएं इसमें प्रकाशित हुई हैं जी, और इस पर कई पुरस्कार भी मिले हैं। आगे की पुस्तकें और दिखाएं हमारे दर्शकों। और अभी ये देख अपने आप को, ये हास्य व्यंग क्षणिकाओं का एक संग्रह है। इसमें 300-400 क्षणिकाएं हैं। हास्य क्षणिका याद आ रही हो जो बहुत दिलचस्प हो तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। उन्होंने अपना कुर्ता उतार दिया, उन्होंने अपना कुर्ता उतार दिया, नेताजी पर है। उन्होंने अपना कुर्ता उतार दिया, धोती निकाल दी, सारे वस्त्र त्याग दिए, फिर भी लोग उन्हें नग्न नहीं कहते थे। अच्छा। उनकी यह बात हमें भी स्वीकार थी, क्योंकि उनके सर पर अभी टोपी बरकरार थी। क्या बात। टोपी लगा के बहुत सारे गलत काम भी कर लेते हैं लोग, और आवरण रखते हैं टोपी का। तो इस बहाने मैंने कुछ उसमें व्यंग के दोहे भी लिखे हैं जी। और उसमें है कि जो मैं संस्कार बदल रहे हैं उस पर मैंने लिखा है कि उनके बंगले का करें काका यार बखान, उनके बंगले का करें काका यार बखान, बैठक में मैडम मिली, चौके में श्रीमान। क्या बात। आज की स्थिति ये बदल गई है। उनके बंगले का करें काका यार बखान। तो इस तरह से और भी है जी। और उसमें जैसे ये है कि खुले बाल में नववधू, खुले बाल में नववधू, और घूंघट में है सास। अच्छा। और भैया श्रवण कुमार हैं, भाभी खेले ताश। क्या बात। तो इस तरह के बहुत सारे हमने व्यंग लिखे हैं। अगली पुस्तक का उल्लेख करें। अगली पुस्तक ये है तर्क से परे जी। ये तर्क से परे जो है इसमें क्षणिका ही क्षणिकाएं हैं, व्यंग ही व्यंग हैं, और लोगों को हृदय को गुदगुदाने वाली कविताएं जो बहुत अच्छे ढंग से लोग सुनते हैं। नेक्स्ट आगे चलें। ये कुंभकर्ण हो गई चेतना जी। इसमें बहुत सारे व्यंग जी, बहुत सारे गीत, सभी तरह की सामग्री इसमें समाहित है। मुक्तक भी है, हाँ मिक्स है सभी तरह की सामग्री। और इसके बाद अलावा ये चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, चिड़िया चुग गई खेत में बहुत सारी बच्चों की कविताएं हैं। अच्छा अच्छा। बच्चों को हास्य व्यंग सुनने के लिए भी गद्य के रूप में मिल जाते हैं जी। गद्य और पद्य में मैंने बहुत कुछ लिखा है, जिसमें पद्य बहुत ज्यादा लिखा है जी। बुंदेली लिखा है, मुक्तक लिखे हैं, और निबंधात्मक की कई पुस्तकें लिखी हैं जी। और मैं आपको मेरे साहित्य पर भोपाल से कई वो निकले हैं। ये साहित्य एक्सप्रेस भी निकली है, पूरा विशेषांक निकले हैं। ये दतिया से साहित्य एक्सप्रेस एक विशेषांक है, वो निकला है। इसमें पूरा हमारा समग्र साहित्य का जिक्र है। अच्छा अच्छा। हमारे साहित्य पर एक पीएचडी भी हो गई है। अच्छा अच्छा। श्रीमती प्रतिमा शोभने यहाँ की एक शोध लेखिका है दतिया और स्थानीय। हाँ, उन्होंने मेरे समग्र साहित्य पर शोध किया है, जिसका विषय है बुंदेलखंड के साहित्यकार डॉक्टर राज गोस्वामी के नाम से वो पूरी किताब है। अच्छा गोस्वामी जी, आपने पीएचडी किस विषय पे की है? क्योंकि आप मेरे ख्याल से जो आपको डीलिट की उपाधि है, हाँ, वो उसको किस संदर्भ में मिली है? हमको डीलिट की उपाधि मिली है, हमको पीएचडी की उपाधि मिली है, और भी कई मानद उपाधियां भी मिली हैं। कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां मिली हैं, आंध्रा से भी, यहाँ बिहार से भी, और यहाँ उत्तर प्रदेश से भी। तीनों प्रदेशों में मेरी जो मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है वो मेरे समग्र साहित्य पर दी गई है। मेरी किताबों को मांगा गया था और वहाँ की जो कमेटी है उसने हमको चयनित किया, और उसके बाद मेरे समग्र साहित्य पर भी प्रतिमा शोभने जी, जैसे मैंने बताया, शोध किया है, और जीवाजी विश्वविद्यालय से हुआ है ग्वालियर से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने इतना सब कुछ लिखा जी, तो आपको कहाँ कहाँ पुरस्कारों से सम्मानों से नवाजा गया? हमको गुजरात हिंदी विद्यापीठ ने, वहाँ भंडारी जी आदरणीय राज्यपाल महोदय ने हमको सम्मानित किया। बुंदेली में 2014 में महामहिम राज्यपाल
रामनरेश यादव जी ने जी हमको जगनिक सम्मान से सम्मानित किया, जी। क्योंकि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में 2 ही विद्वान जगनिक हुए बहुत हैं बड़े कवि और रहे हैं। जी, आल्हा पहले हमारे जो बुंदेली के कवि हैं जी, जिन्होंने आला लिखा है, जी, और जगनिक जी हैं वो, जी, जगनिक सम्मान हमको मिला है। तो उसके बाद दूसरे कवि हमारे जो कीर्तिमान स्थापित किया है पूरे विश्व में, आदरणीय हमारे ईश्वरी कवि जी। जी, जी, तो ईश्वरी कवि जी के माध्यम से जो बहुत कुछ बुंदेलखंड का विकास आज भी हो रहा है, उनका नाम भूला नहीं जा सकता। जी, जी, तो ईश्वरी जी के साहित्य से मैं बहुत कुछ लिखा है मैंने उन पर, जी। और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने औछे बार ककई से बुंदेली पुस्तक लिखी है। हाँ, और मैंने बहुत कुछ फागें लिखी हैं, अच्छा अच्छा, और मौ ढाके फरिया में हाँ, वो भी मेरी साहित्य अकादमी से जो बताया कि जी। पुरस्कार मिला है मुझे जी। इनके हजार का। जी। और इस तरह से बहुत सारे काम हो रहे हैं, सारे काम आपने किए मैंने किए हैं। अच्छा, आपका ज्योतिष में भी दखल रहा है जैसा कि मुझे पता है, हाँ तो आप हमें उसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी हाँ, दें। ज्योतिष में दखल ये रहा कि ये जो झांसी में अखिल भारतीय शोध केंद्र आज भी है, जी, मैं उसका करीब 2002 से 2007 तक जी, कुलपति के रूप में रहा हूँ। अच्छा हमारे कुलाधिपति डॉक्टर CL दीवान साहब वहां रहे हैं, अच्छा, आज भी वहां रहते हैं। जी, मैंने अपनी सर्विस के साथ साथ इस ज्योतिष में भी बहुत काम किया है। हाँ ठीक, आपने बहुत बड़ी बात कही। जीविकोपार्जन के लिए आपने क्या किया, कहाँ आपने, क्योंकि लेखक का जीवन जो है रचनाओं के माध्यम से भरता नहीं है, पेट नहीं भर सकता, तो आपने कैसे क्या आपने निर्वाह किया? बहुत बढ़िया बात आपने पूछी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बिना खाए पिए कुछ नहीं हो सकता है। पेट पूजा भी बहुत जरूरी है, जितनी साहित्य पूजा है, देव पूजा है, तो पेट पूजा भी बहुत जरूरी है, उसी से सब बातें आती हैं जी। तो मैंने सर्विस की है 40 साल। अच्छा, राजघाट नहर मंडल में जी, मैं अधीक्षण एनटी कार्यालय में राजघाट में सर्विस की है, जी, और मैं अधिकतर दतिया में ही सर्विस में रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और सहायक के पद पर रहा हूँ वहाँ, जिला सहायक। राज साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये उठना स्वाभाविक है मेरे मन में जी। कि आपने इतना सारा साहित्य रचा, इतने सारे आपने काम किए जो बहुत आदरणीय है, तो नौकरी के दौरान आप ये इतना सब कैसे कर पाए? क्योंकि नौकरी अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व होता है। रुचि होती है साहब, रुचि बहुत बड़ी चीज होती है। जब रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, तो फिर सारे काम छोड़ के भी वो अपना काम करता है जो उसका ध्येय होता है। मेरा ध्येय कविता लिखना रहा, और कविता लिखना भी इसलिए ध्येय रहा कि समाज सुधारक हो, कैसे भी अच्छे पथ पर कैसे आए आदमी। और मैंने अब तक जितने भी बुंदेली में लिखा हो, चाहे फागें लिखी हों, चाहे बुंदेली गीत लिखे हों, या कहानियां लिखी हों, प्रेरणादायी लिखी हैं कि जिससे आदमी सही दिशा पर आगे बढ़े। राज साहब, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप ऐसी कोई रचना सुनाएं जिसको लेके जब भी आप मंच पे जाते हैं तो लोग अपील करते हैं कि राज साहब ये जरूर सुनाएं। मेरी एक कविता काफी फेमस रही और बहुत लोग उसको सुनने को उत्सुक रहते हैं। एक हास्य पुटमर एक कविता लिखी है, उसका शीर्षक है ज्वेलर्स का परिवार। एक ज्वेलर्स की पत्नी से हमने पूछा कि आप अपने परिवार का परिचय तो कराइए। वे मुस्कुराई, बोली भीतर आइए। ये है हमारे देवर जिन्हें हम कहते हैं लाला, स्वभाव में जैसे कान के बाला। और ये है हमारी सास, घर की बागडोर इन्हीं के पास, इसलिए चपेटे रहती हैं मनी, परिवार इनसे इस तरह बंधा जैसे कमर में करधनी। और जो सोफे पर बैठे हुए हमारे जेठ हैं, और जो सोफे पर बैठे हुए हमारे जेठ हैं, नगर के नामी सेठ हैं, जैसे किसी सुहागिन की बाह में जड़े आर्मलेट हैं बाजूबंद। और ये हमारी छोटी नंद, स्वभाव में गुलकंद, जैसे गले में गुलूबंद। और ये है हमारे बच्चे दीपक, रानो, मोना, जैसे किसी पायल के रोना। और जो दूर ठहाका लगाकर हंस रहे हैं, वे हैं हमारे पिया, स्वभाव की रसिया, जैसे पांव के बिछिया। क्या माशाल्लाह। राज साहब, जहाँ आपकी इतनी लंबी लेख की यात्रा है, अद्वितीय है, तो मुश्किलें कहाँ आई आपको, कठिनाइयों के दौर से कब गुजरे आप?
आदमी को जब मुश्किलें आती हैं तभी कविता का जन्म लेता है। कविता एक गर्भ की तरह है। गर्भ भी जब बच्चा पैदा होता है तो दर्द से पैदा होता है। मैं समझता हूं कि काव्य रचना भी किसी न किसी प्रकार का दर्द, और उस दर्द से निकली हुई कविता फिर सुख भी देती है। जैसे बच्चा पैदा होता है और बाद में वो सुख देता है माँ बाप को। मैं समझता हूँ कि कविता की यही एक छोटी सी परिभाषा है। राज साहब, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कोई बुंदेली रचना और सुनाए। हाँ, बुंदेली रचना का जो मेरा एक संग्रह है मोह ढाके फरिया में जी, मैं चाहता हूं कि उसमें से ही एक दो रचना आपको उसकी वानगी दे दूं। रचनाएं तो बड़ी होती हैं लेकिन मैं वानगी के रूप में जी। कि तुम रोई है सब कछु, तुम रोई है सब कछु, न होन दे ढका। तुम रोई है सब कछु, न होन दे ढका। ऐसे का काम के ककयाऊं ते कका। तुम रोई है सब कछु, न होन दे ढका। ऐसे का काम के ककयाऊं ते कका। खेलन में मीठे हैं, खेलन में मीठे हैं, मन के हैं खारे। सौंज रहे खीर में, महेरी में न्यारे। चुपके चकील खोल छोड़ दे चका। चुपके चकील खोल छोड़ दे चका। ऐसे का काम के ककयाऊं ते कका। खुद खावे रेवड़ी, खुद खावे रेवड़ी, बुसे बेर बांटे। खुद खावे रेवड़ी, बुसे बेर बांटे। और पग चाटे वे अपने को डांटे। गांव के पटेल हैं न गांठ में टका। गांव के पटेल हैं न गांठ में टका। ऐसे का काम के ककयाऊं ते कका। इसी तरह से एक रचना और है। नई पीढ़ी में एक बड़ी खराबी है कि सम्मान पाने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं लेकिन सम्मान चाहते हैं। सम्मान तो उन लोगों का होना चाहिए जिनकी बहुत कुछ उम्र हो गई है, जिन्होंने बहुत कुछ देख लिया है, कम से कम 100-180 वर्ष के हैं। उनका सम्मान हो तो अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस विषय पर मैंने कुछ थोड़ी सी पंक्तियां लिखी हैं कि बैठे हैं 100-180 के, बैठे हैं 100-180 के, हम तो नई उम्र के हैं। उनको ही होए सम्मान, अपन तो घर के हैं। उनको ही होए सम्मान, अपन तो घर के हैं। जिनने लिख दे हैं पोथन्ना, सब जानत जिनको। पत्रम पुष्पम और अंगोछा भेंट करो उनको। हम नैया उनकी गिनती में इधर उधर के हैं। उनको ही होए सम्मान, अपन तो घर के हैं। हाथ पांव दे साथ न उनके, जावे खो हो रहे। सुनत न को उनके दुख को, अपनों दुख रो रहे। कबे छोड़ दे प्राण, कबे छोड़ दे प्राण, अबे तो बर के हैं। उनको ही होए सम्मान, अपन तो घर के हैं। जो कछु हतो बांट दो उनने, जो कछु हतो बांट दो उनने, और दे कहां से। बची खुची रह गई हैं उन्नो जीवन की सांसें। तो घाट ठेर रहो बाट, घाट ठेर रहो बाट, स्वर्ग के करके हैं। उनको ही होए सम्मान, अपन तो घर के हैं। गोस्वामी जी, आप चूंकि मंचीय कवि भी हैं, बहुत सारी मंचों पे भी गए हैं, तो हमारे दर्शकों का बताइए कि मंच पे आप
कहाँ कहाँ गए और किस तरह से आपकी रचनाओं को सराहा गया? मंच पर मैं कानपुर से मेरी किताब का विमोचन हुआ था, तो वो विश्व मंच है, उसमें पूरे बहुत सारे विश्व के लोग, विदेश के कम से कम 15 देशों के लोग तक वहां आते हैं। मानस संगम के नाम से वह संस्था है। उन्होंने मेरी एक पुस्तक जटायु दोहे में छापी है। उनके मंच से रामचरितमानस का मंच है बहुत बड़ा। मेरी धार्मिक कविताएं, मेरी हास्य व्यंग की कविताएं, वहां कम से कम 5000 आदमी ने मुझे सुना, सराहा। और मेरे हास्य व्यंग भी जहां सराहे गए, वहां कुछ धार्मिक कविताएं भी मेरी सराही गई। और बहुत सारे कवि सम्मेलनों में मैं नित्य प्रति जाता ही रहता हूँ। यहाँ तक कि आकाशवाणी छतरपुर से भी मेरा काव्य प्रसारण हुआ है। आदरणीय किंजल साहब वहाँ थे, जगदीश किंजल जी। तो जगदीश किंजल जी ने मुझे कई बार वहाँ बुलाया। जगदीश किंजल जी ने अपने पिताजी की स्मृति में वो बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। उन्होंने मेरी ओछे बार कई को पुरस्कृत भी किया है। और झांसी में जो झांसी महोत्सव होता है, उसमें ही मैंने कविता पाठ किया है। और झांसी महोत्सव के अलावा मैं बुंदेलखंड के महोबा में भी गया हूँ। महोबा में मुझे सम्मान मिला है कई। और मौठ में गया हूँ, उरई में गया हूँ, उरई से कई सम्मान मुझे मिले। और पूरे बुंदेलखंड में पन्ना हुआ है, दमोह हुआ है, सागर हुआ है। यहाँ के कवि सम्मेलन में जाता रहा हूँ। ये तो क्षेत्रीय कवि सम्मेलन हुए। मुझे अपने क्षेत्र के अलावा भी करीब जैसे बुंदेलखंड के अलावा भागलपुर में, कलकत्ता में और दिल्ली में, दिल्ली के कई आयोजनों में मैं गया। गोस्वामी जी, आपका अब वर्ष 2023 शुरू हो गया है। नए प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या नया करने वाले हैं? नया कुछ इस तरह का सोचा है कि मेरी एक पुस्तक, मैंने नवगीतों की पुस्तक लिखी है। और नवगीत में 100 नवगीत हैं। उसमें नवगीत शतक के नाम पर, जो आजकल पूरे देश में गीत से हटके जमीन की बात कहने वाला व्यक्ति अपने ढंग से, एक नवगीत का जो जन्म हुआ है गीत में से ही निकला है, गीत का ही वो गर्भ से ही पैदा हुआ है। गीत के नवगीत जो लिखा है, तो मैंने कम से कम 100 नवगीत लगातार लिखे हैं। अच्छा, फिर अब वही दर्शकों को अभी 23 में पढ़ने को मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। उसका नाम है अविरल बहने दो। अच्छा अच्छा। जैसे नदी को लोग काट रहे हैं, उसको बहता रहना चाहिए, नदी न सूखे। गीत का जो रस है वो नहीं सूखना चाहिए। गोस्वामी जी, चूंकि आप दतिया से हैं, तो एक कहावत बड़ी फेमस है, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार। तो इस कहावत को आप किस नजर से लेते हैं और इसके मीनिंग हमारे युवा दर्शकों को आप बताएं। आदरणीय घरे साहब, बात यह है कि हम आप सभी लोग बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। और जैसे कि मैं अक्सर सुनता हूं, देखता हूं, और ये बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर जब तक न छोड़िए जब तक मिले उधार। तो झांसी गले की फांसी, तो ये है सब की बात यहीं से झांसी से शुरू होती है। बुंदेलखंड की राजधानी भी झांसी बनना चाहिए अब तो, जब यहाँ चर्चाएं इतनी होती हैं। तो झांसी का जिक्र आपने सही किया, एक समसामयिक विषय है। वो पुरानी कहावत आज भी जिंदा है। झांसी गले की फांसी, झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई जी, उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं झांसी नहीं दूंगी, झांसी मेरी ही रहेगी। अंग्रेजों के टाइम से ये चला आ रहा है ये कहावत। क्योंकि मेरे देश की जो धरती है, मेरे जो बुंदेलखंड की धरती है, उस पर कोई दूसरा वार कैसे करे, दूसरा रहे नहीं, वहां कैसे रह सकता है। और महारानी के सोच यही था कि मेरी फांसी लग जाए चाहे, लेकिन मैं झांसी नहीं दूंगी। तो दतिया ये है कि दतिया में तो सब
अब आप आए हैं तो आपको मैंने गले का हार पहनाया गले में, तो यहाँ तो जो आते हैं स्वागत वो स्वागत का एक प्रतीक है। यहाँ जो भी लोग बाहर से भी आए और उन्होंने सर्विस यहाँ दतिया में की, यही मकान बना लिया, यही बस गए, तो दतिया गले का हार। और ललितपुर में तो यह साहब के अभी पिछले कुछ दिनों तक तो मेरी ही कुछ उधारी डली थी, वहां ये आज का उदाहरण है। और ये जो कहावत है, ये कम से कम वर्षों पुरानी कहावत है, तो आज भी जिंदा है वो, कि आज भी वहां उधार मिल जाता है। इतने विश्वसनीय है वहां के लोग। आपने भी लिया है? मैंने लिया है, अभी पटाखे निपटा हूँ, चुकाया भी है। चुकाया है। गोस्वामी जी, बंजारा बीट्स एक अनोखा डिफरेंट फ्लेवर का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें कलाकार और विलक्षित लोगों को लोग समाहित करते हैं। आप देख रहे हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, युवा दर्शकों के लिए कोई खास संदेश दें आप। बंजारा बीट्स जो है वो केवल बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं रहा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में इसकी चर्चा है और अब तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी है। विदेश तक जहां जिसकी बात जाने लगी हो, मैं ऐसे बंजारा बीट्स को मैं प्रणाम भी करता हूं। आप पूरी टीम को आपको धन्यवाद देता हूं। टीम बहुत अच्छे ढंग से लगी है, जी जान से अपना काम कर रही है। और मुझे तो ये लगता है कि कोरोना काल के टाइम से ही आपका काम चल रहा है और बड़ा शोध कार्य चल रहा है। कोरोना काल में जितने भी साहित्यकार, जितने भी कलाकार और जितने भी संगीतकार और भी समाज सेवी लोग और बड़े लोग, कलाओं के धनी सभी को जोड़ा है। हाँ, बड़े विभिन्न ललित कलाओं के जो धर्मी हैं, मैं समझता हूं कि वे अब कोरोना काल से मरेंगे नहीं, वे आपके बंजारा बीट्स से शतक बनाएंगे। और मैं तो चाहता हूं कि ईश्वर से कामना है कि ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं एक भविष्यवाणी भी करना चाहता हूं कि आपका भी पूरी टीम का शतक बनेगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राज गोस्वामी दतिया से, जो बंजारा बीट के शतक का दावा करते हैं। बंजारा बीट से बात करने के लिए गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।